बस चलो ओके Question number 1. Phony Incorporation is a company that manufactures smartphones. It aims to generate revenue by selling its product to consumers. Which of the following best describes Phony Incorporation? इनमें क्या आंसर होगा? पहले का आंसर है डी, सही है। ना ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ना ये गवर्नमेंट एजेंसी है, ना ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सही है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 2. Health for All is a charitable organization that provides free healthcare services to underprivileged communities. It does not strive for profit, but it does strive for profit, but profit is not its main objective. It offers valuable services to its beneficiaries. How would you categorize Health for All? जी क्या आंसर होगा? आंसर होगा ए, सेकंड वाले का आंसर होगा ए, ठीक है। अगर लेट सपोज यहां पे ऑप्शन डी होता बिजनेस और आपको बोलता कि दो ऑप्शन टिक करें, तो क्या सिर्फ ए टिक करते हैं या फिर ए और डी टिक करते हैं? क्योंकि ये बिजनेस ये जो है स्ट्राइव करता है फॉर प्रॉफिट, बट उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट नहीं होता, सो इट्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्लस बिजनेस, ठीक है। Purdue University is an educational institution that offers various courses to students. It charges tuition fee to cover its expenses and provide quality education. Is Purdue University business? थ्री का आंसर है ए, ये बिजनेस है, सही है। अब यहां पे एमसीक्यू क्या हो सकता था? यहां पे एमसीक्यू हो सकता था कि इसके जो ओनर्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो प्रॉफिट जो है हमेशा, मतलब इनके जो ओनर्स हैं उनकी मर्जी होती है कि वो प्रॉफिट लेना चाहे या नहीं लेना चाहे, तो फिर वो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा। लेकिन अगर ये दिया जाए कि भाई इसके प्रॉफिट हमेशा जो है ना वो क्या होंगे, बिजनेस में रीइन्वेस्ट हो जाएंगे, तो वो क्या होगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा। कैटेगरी वाइज ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सही है। ओरिएंटेशन वाइज अभी कुछ बताया नहीं है कि फॉर प्रॉफिट है या नॉट फॉर प्रॉफिट है, लेकिन नेचर वाइज ये बिजनेस है। डन, ये बात समझिए जो मैंने एंड में बात की। नेचर वाइज ये बिजनेस है, ओरिएंटेशन वाइज ये फॉर प्रॉफिट है नॉट फॉर प्रॉफिट है, इन्होंने बताया नहीं है। वो कैसे बताते? ये बता देते हैं जो उनके ओनर्स हैं वो प्रॉफिट क्या करते हैं, अपनी मर्जी से लेके चले जाते हैं, या फिर जिसका प्रॉफिट है वो बिजनेस में रीइन्वेस्ट हो जाता है। अगर प्रॉफिट बिजनेस में रीइन्वेस्ट हो जाता है तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर प्रॉफिट ओनर्स जो है घर लेके चले जाते हैं तो वो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और लास्ट ये अगर मैं इसकी बात करूं, कैटेगरी की बात करूं, तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। डन, इसमें कोई मसला? इसका आंसर है 3 का ए। 4. Jawad Electronics is a company that produces and sells smartphones to customers. What category do smartphones fall under? किस कैटेगरी में आते हैं? 4 का आंसर भी ए है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5. XYZ Saloon is a business that provides haircuts, styling and other beauty treatments to its clients. What category does the salon services fall under? किसमें आएगा? गुड्स में, सर्विसेज में? आंसर है बी, 5 का आंसर बी है। OLX इज एन एग्जाम्पल ऑफ किस चीज की होगी? OLX इज एन एग्जाम्पल ऑफ, नहीं, जनरली, आंसर इज सी, कस्टमर टू कस्टमर। जनरली यह बना ही इसलिए था कि कस्टमर कस्टमर के साथ डील कर सके, ठीक है, तो आंसर इसका सी है। In a country A, the average income per capita is relatively high, and people have access to a wide range of goods and services, including healthcare, education, and luxurious items. Which of the following describes the standard of living in country A? जी, high standard of living, सही है। जब इसने खुद ही कह दिया कि भाई इसका एवरेज इनकम पर कैपिटा जो है ज्यादा है, आगे की बातें फिर खुद ही इनसिग्निफिकेंट हो जाती हैं। ये कह रहा है कि भाई यहाँ जो लोग हैं वो उनकी जो एवरेज सैलरी है वो ज्यादा है, तो एवरेज सैलरी ज्यादा का मतलब क्या है कि ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा। डन। सर 6 समझ नहीं आया, एमसीक्यू फर्स्ट वाला फिर से बता दें, 6 और 1 वाला देख लेते हैं, ठीक है। 7 तक आप लोगों को क्लियर है? सही है। 6 वाला लिखा हुआ है OLX is an example of
B2C, B2B, C2C, C2B, ये कॉन्सेप्ट है आपके चैप्टर नंबर 1 में। मेरे ख्याल से जो शुरू की 3 पैराग्राफ्स है उसमें से किसी में एक लाइन लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि बिजनेस सेल करता है और सर्व करता है कस्टमर को भी, बिजनेस सेल करता है सर्व करता है बिजनेस को भी। ठीक है, तो बिजनेस जब सेल और सर्व करता है कस्टमर को, तो ये एग्जांपल हो जाती है B2C की। नॉर्मल जो भी बिजनेस होते हैं वो अपने कस्टमर से डील कर रहे होते हैं, वो B2C कहलाते हैं। लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस बिजनेस से डील कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर के पास जो जनरल स्टोर है वो बिजनेस आपसे डील करता है, लेकिन उसके पास भी तो बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं, उनके सप्लायर्स। सही है, कोई ब्रेड रख के जा रहा है, कोई जो है वो चिप्स के पैकेट रख के जा रहा है, कोई बेवरेजेस रख के जा रहा है, तो वो बिजनेस दूसरे बिजनेस को डील कर रहा है, तो दैट्स B2B। सही है, तो यहां जो है बेसिकली पूछा है OLX किसी एग्जांपल है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि लेट सपोज आप यूजुअली जो है ऑनलाइन चीजें कहां से बाय करते हैं, तो आप ज्यादातर लोग कहेंगे दराज.pk। अब दराज पे अगर आप देखते हैं तो दराज पे यूजुअली कौन होते हैं, सेलर्स होते हैं। और वो सेलर्स कौन होते हैं, वो यूजुअली कौन होते हैं, उनकी दुकानें मौजूद होती हैं या उनका गोडाउन मौजूद होता है, उनका बिजनेस स्टैब्लिश्ड होता है। सही है, तो वो दराज एग्जाम्पल यूजुअली किसकी, B2C की। सही है, अगर आप अली बाबा की तरफ जाते हैं या ट्रेड की तरफ जाते हैं, तो अगर आप वहां जाके अगर आप कुछ बाय करना चाहेंगे ना, तो वो क्वांटिटी ही आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे लूज क्वांटिटी में सामान नहीं बिकता है, वहां पे मासेस में सामान बिकता है। तो इसका मतलब ये है कि ज्यादातर वहां पे कौन बाय करता होगा, बिजनेसेस। तो वो एग्जांपल हो गई B2B की। इसी तरीके से OLX जो बना था वो इसलिए बना था कि एक बंदे को अपनी कोई घर की सेकेंड हैंड चीज बेचनी थी, ठीक है, और एक बंदे को वही चीज खरीदनी थी, तो वहां पे क्या है कि कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये एग्जांपल थी C2C की। तो क्या सर इसका मतलब ये नहीं है कि OLX पे बिजनेस भी हो सकते हैं, OLX पे बिजनेस भी होते हैं? क्या सर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि OLX से बिजनेस खरीदने भी आए, तो खरीद भी सकते हैं? तो ये जनरल एग्जांपल जो है इसकी OLX की एग्जांपल क्या है, C2C की है, यानी कि आंसर है C। OLX तुम्हें नहीं पता? हाँ, OLX की पहले है ना, इसको भी कहते हैं बेच दे। हाँ, बहुत है भाई, इसके हम बाद में बात कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 1 में जो सवाल पूछा कि भाई ये जो नंबर 1 में हो क्या रहा है, नंबर 1 में ये छोटी सी बात कह रहा है कि एक कंपनी है जो कि फोन बनाती है, फोन बना के बेचती है कस्टमर को। तो ये क्या एग्जांपल है? तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है ABCD। अगर आपको ऊपर की बात समझ नहीं आती है तो ऑप्शन से समझने की कोशिश करें। ऊपर की कहानी आपको समझ आ गई, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि इसका पर्पस क्या है। तो आप देख लो कि क्या नाम है, सबसे सबसे जो ना कंप्लीट डेफिनेशन क्या है इसकी। अगर लेट सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सही है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो हो ही नहीं सकता। कोई भी ऐसा तो देगा फोन बनाएगा 100 रुपए का और 90 रुपए का बेचेगा, बोलेगा नहीं मैं तो इंसानियत के लिए काम कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, फिर एक जो है तो ए नहीं है, गवर्नमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट एजेंसी को दुनिया में और भी बहुत सारे काम है, सिर्फ फोन बनाने के नहीं है। हाँ, पाकिस्तान हो तो फिर एक अलग बात है, लेकिन जो दूसरी गवर्नमेंट होती है उनको बहुत सारा काम देखना होता है, तो वो फोन बनाने की उनके पास फुर्सत भी नहीं है। तो यूजुअली गवर्नमेंट एजेंसीज मोबाइल बनाने का काम नहीं करती हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो जो है वो अपने लेक्चर बनाती है, मोबाइल नहीं बनाती है, तो वो भी यहां से कट हो जाती है। तो बिजनेस, तो बिजनेस जनरली कोई भी एक्टिविटी हो सकती है जिसमें क्या होता है, आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है, चाहे वो गुड्स प्रोवाइड करो, सर्विसेज प्रोवाइड करो अपने कस्टमर को। तो सर इस डेफिनेशन में ये फोनी इंक बिल्कुल जो है फिट बैठ रहा है, तो आंसर इज डी। तो 1 से लेके 7 तक आई होप आपको चीजें समझ आ गई हो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि भाई हेल्थ फॉर ऑल एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्री हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करता है अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज को। सही है, ये प्रॉफिट तो कमाता है, लेकिन प्रॉफिट कमाने इसका पर्पस नहीं है। सही है, हेल्थ फॉर ऑल जो है, लेट सपोज ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, फ्री हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन इसने क्या कहा होगा, इसने डॉक्टर पैनल पर रखे होंगे और वो वहां पे वैसे ही फीस चार्ज करते होंगे जैसे नॉर्मली चार्ज किए जाते हैं। लेकिन हेल्थ फॉर ऑल के जो मेंबर्स बन जाते होंगे, लेट सपोज हेल्थ फॉर ऑल एक ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा होगा कि भाई लेट सपोज अगर आपको यहाँ पे फ्री मेडिकल सर्विस चाहिए ना, तो आप एक काम करें कि ये 10-15 डॉक्यूमेंट से जमा करवा दें अपने पास, और 3 साल तक ना आपको फ्री सर्विस मिलेगी। 3 साल के बाद आपको अपने रिन्यू करानी पड़ेगी सब्सक्रिप्शन, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लेट सपोज अगर हम लोग वहां जाते हैं हेल्थ फॉर ऑल में, तो हम लोग क्या करेंगे, वो ख्वारियां नहीं उठाएंगे 15-20 डॉक्यूमेंट जमा कराने की, टेस्ट करवाने की, वेरिफिकेशन करवाने की। हम क्या करेंगे, वहां जाएंगे, नॉर्मल जो डॉक्टर की फीस होती है वो पे करके वहां से निकल जाएंगे। अब वो जो डॉक्टर की फीस आई है, वो जो उसको डॉक्टर को जो पर आवर जो भी इसने चार्ज किए हैं, कंसल्टेंसी के जो चार्जेस लिए हैं, तो वो जो फीस है वो क्या सर्विस दी और उनको मैंने पैसे दिए। तो नॉर्मल बिजनेस में तो यही होता है। यहाँ फर्क ये था कि यहाँ वो जो फीस डॉक्टर को दी ना, उसमें जो डॉक्टर के पर आवर थे उसको एज अ सैलरी दे दिए।
लेकिन जो जो प्रॉफिट बचता है ना, वो प्रॉफिट क्या होगा, ओनर घर लेके नहीं जाएगा, बल्कि क्या होगा कि वो जो प्रॉफिट है वो हेल्थ फॉर ऑल में री इन्वेस्ट हो जाएगा, ताकि जो वहां गरीब लोग आते हैं ना, तो उनके पैसे, उनके लिए पैसे अरेंज हो पाए। तो दिस इज कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सही है। अब सवाल ये उठ सकता है कि सर ये जो है गवर्नमेंट एजेंसी भी हो सकती है। सही है। अगर ये गवर्नमेंट एजेंसी होती तो यहाँ पे मेंशन्ड होता। सही है, अगर ये गवर्नमेंट एजेंसी होती यहाँ पे मेंशन्ड होता। ऐसे बचकाना नाम जो है ना गवर्नमेंट एजेंसीज के नहीं होते। तो यहाँ से आपको एक हिंट जा रही है कि ये क्या, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, किसने एनजीओ खोल लिया और उससे एक्सटेंशन निकाल ली होगी हेल्थ केयर सर्विस की। ठीक है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो नहीं हो सकता, डॉक्टर को जाके बोल रहे पीआरसी 5 पढ़ा दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, शायद अच्छा ही पढ़ाते हुए वहां पे आके पढ़ाना शुरू हो जाए। खैर, और फिर लास्ट क्या है, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऐसा नहीं होता कि भाई जो जो आपके पेड क्लाइंट्स होते हैं कि उनसे जो है आप सेल उनकी उनका प्रॉफिट घर ले जाओ, और जो गरीब आते बेचारे तो उनके लिए डोनेशन जमा करते रहो। डोनेशन भी हेल्प करता है, प्रॉफिट भी हेल्प करते हैं, दोनों चीजें कहां चली जाती हैं, वेलफेयर के काम में चली जाती है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आ गया, 1 से लेके 7 तक कोई मसला ना हो। एक दफा फिर से रिकॉल कर लेते हैं। 1 का आंसर था डी, 2 का आंसर था ए, 3 का आंसर था ए, 4 का आंसर था ए, 5 का आंसर था बी, है ना, और उसके बाद 6 का आंसर था सी, 7 का आंसर था सी। डन। आगे बढ़ जाते हैं। 8, इन कंट्री ए द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हाई। पहले क्या बात कर रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहे हैं। एजुकेशनल सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। सही है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर एक्सेसिबल टू ऑल। सही है, हेल्थ केयर की बात कर रहा है। सिटीजंस हैव एम्पल लेजर टाइम फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अच्छी है, एजुकेशनल सिस्टम भी अच्छा है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी अच्छी है, लेजर टाइम भी अच्छा है। ये कहां की बात हो रही है? नहीं, ये किस कॉन्सेप्ट की, किस पैराग्राफ की बात हो रही है? ये हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात हो रही है, जिसमें हमने देखा था जनरल लेवल ऑफ हैप्पीनेस। एक पैराग्राफ ये भी था ना, एक पैराग्राफ था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, एक पैराग्राफ था जनरल लेवल ऑफ हैप्पीनेस का। अगर जिन स्टूडेंट्स ने अगर मुझसे नहीं पढ़ा तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको करना ये है कि चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 1 निकालना है। पहले डेफिनेशन आ रही है, फिर गुड्स एंड सर्विस में डिफरेंस आ रहा है, फिर उसके बाद वो बता रहा है कि जो बिजनेस जो है कस्टमर और बिजनेस को डील कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो बात आ रही है वो आ रही है कि आपके पास पर कैपिटा इनकम की बात आ रही है कि एक बंदा जो है वो कितने, स्टैंडर्ड लिविंग की बात आ रही है कि जो उसके पास गिवन इनकम होती है उसमें कितने गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर सकता है। और जो इसमें एक और भी बात आ रही है वो यही आ रही है कि आपकी जनरल लेवल ऑफ हैप्पीनेस कैसे बढ़ जाती है, जब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज करती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज करने के 4 इंग्रेडिएंट्स बताए मैं, क्या क्या? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल सिस्टम, हेल्थ केयर फैसिलिटीज और लेजर टाइम, फारिग टाइम मौजूद हो, जो हमारे पास मौजूद ही नहीं होता। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट ना, बड़ा चुभता है पेन की तरह। मतलब मैं जो है ये तुम लोगों के लिए जो लेक्चर बना रहा था, तकरीबन मैंने ही बनाया है सुबह 7 बजे तक, और सुबह 7 बजे तक बनाया, मैं थोड़ी देर सो लेटता हूँ और उसके बाद उठ के मैं क्लास लेने आ जाऊंगा। तो मुझे इसको थोड़ा फाइनलाइज भी करना था, तो मैंने सोचा था कि क्लास से 1 घंटा पहले उठ जाऊंगा। तो मैं उठा क्लास से आधा घंटा पहले, तो मैं देखा सर मुजम्मिल ने आपकी क्लास कैंसिल है। मैंने कि अच्छा फायदा उठाओ और जो है वो आधा 1 घंटा क्लास आगे कर देता हूँ, क्योंकि आपको आगे तक लेके चल लूंगा और मैं जब तक ये चीजें भी रेडी कर लूंगा। तो ये हमारे पास लेजर टाइम मौजूद, सोने का टाइम नहीं है तो घूमने फिरने का टाइम तो बहुत दूर की बात है। आगे आ जाते हैं। अब ये तो मासूमाना सवाल है, क्या है इसका आंसर? बिजनेस क्या है, बताओ? डी नहीं हो सकता, सोचो। ये कॉन्फिडेंस चाहिए देखो लाइफ में। हाँ, जिस तरीके से आंसर दिया ना, इसका मतलब है कि बंदा रेडी हो चुका है। सही है। 10, which of the following is an example of tangible goods provided by business? कार। सही है। कुछ लोग होते हैं क्या कहते हैं, बाल काटे वो भी साथ में दे दो, होते हैं कुछ लोग, तो वो फिर भी अगेन वो गुड्स नहीं होंगे। सर्विस क्या होती है? हेयर कटिंग सर्विस होती है, लीगल एडवाइस सर्विस होती है। लीगल एडवाइस से याद आया, जितने भी कंसल्टेंट्स होते हैं ना, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स एक्सपर्ट्स होते हैं, या फिर और लीगल एडवाइजर्स होते हैं, तो ये जितने भी कंसल्टेंट्स होते हैं ना, तो अक्सर जो नहीं वो जो खानदान में लोग मिलते हैं शादी वगैरह में, तो यार वो कोई लॉयर मिल जाता है ना, तो उससे कोई फ्री की लीगल कंसल्टेंसी मांग लेते हैं कि भाई हमारे घर का इश्यू आ रहा है, या फिर अगर कोई टैक्स का बंदा मिल जाता है तो उससे टैक्स की कंसल्टेंसी मांग लेते हैं। तो उसने एक इसमें एक वाकया बड़ा मशहूर है
एक बंदा जो है कंसल्टेंट के पास गया, उसने कहा कि मुझे जो है वो कंसल्टेंसी चाहिए आपसे ना किसी चीज पे। तो उसने बोला कि तुम्हें पहले क्लियर करो कि तुम्हें कंसल्टेंसी चाहिए, एडवाइस चाहिए। तो उसने बोला कि दोनों में क्या फर्क है? बोला एडवाइस होती है फ्री, कंसल्टेंसी होती है पेड। तो उसने बोला एक काम करो फिर एडवाइस दे दो। तो उसने कहा कि मेरी एडवाइस तुमसे ये है कि तुम एक अच्छा सा कंसल्टेंट हायर करके उसकी सर्विस ले लो। तो यहाँ पे भी यही है कि लीगल एडवाइस जो होती है वो आपके पास सर्विस होती है, वो प्रोडक्ट नहीं होता। फ्लाइट टिकट भी ये नहीं है कि आप जहाज में बैठ गए फिर जब सब पैसेंजर उतर रहे हैं आप लेटे हुए, बोले क्या हो गया, बोले मेरा जहाज है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जहाज में बैठे रहे आपको उतरना पड़ेगा। सही है। तो ये आपके पास जो आंसर था वो था सी। कोई कंफ्यूजन है इसमें? आगे बढ़ जाएं। सही। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज? Answer is A. Goods can be held, touched or stored while services cannot be. सही है। 11 का आंसर है, आगे बढ़ जाते हैं। Who are the customers of a business? 12 का आंसर C है। ठीक है। How is the standard of living of a country is measured? आंसर है ए। 13 का आंसर है ए। सही है। व्हाट इज द रोल ऑफ बिजनेस इन डिटरमाइनिंग आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ? ये फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऊपर वाले थे ना, भी आएंगे, बीच में आएंगे। शुरू में 8 क्वेश्चन थे उसने तो बेस थे, थोड़े हल्के थोड़े मुश्किल ऐसे किया हुआ। हाँ जी। 14 का आंसर क्या है? प्रोवाइडिंग जॉब्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी। बिजनेस का काम क्या है कि वो जॉब्स प्रोवाइड करती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है सोसाइटी को। तुम लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया होगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम याद आ रहा है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होता है कि आपके पास एक होता है बिजनेस, एक होता है आपके पास हाउस होल्ड। सही है। हाउस होल्ड क्या करता है कि बिजनेस को देता है पैसा, पैसे के अगेंस्ट बिजनेस क्या करता है, हाउस होल्ड को देता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज वाली बात आ गई सोसाइटी को। सही है। दूसरे एंड पे हाउस होल्ड क्या करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है बिजनेस को, और बदले में बिजनेस क्या करता है, उनको रेम्यूनरेट करता है। सही है। जैसे लेबर की वेजेस होती है, सही है, लैंड के जो है वो रेंट होता है, सही है। इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट होता है और कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा होता है। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चैप्टर नंबर 5 पे चलो, इंफॉर्मेशन सिस्टम में। ये क्लोज सिस्टम है। सही है। ये बाउंड्रीड है, ये बाउंड्रीड है, इसमें एक लूप चल रहा है। लेकिन होता ये है कि ये सिस्टम ओपन हो जाता है कब? जैसे ही हम इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि फॉरेन ट्रेड शामिल कर लेते हैं, और दूसरा इसमें हम टैक्स सिस्टम इन्वॉल्व कर लेते हैं। सही है। तो सिस्टम में क्या आ जाते हैं? लीकेजेस और इंजेक्शंस। याद आ रहा है? सिस्टम में इंजेक्शंस क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके एक सिस्टम में एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चल रहा है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं, बाहर मुल्क, और वहां से क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बेचते हैं। तो आपकी इकोनॉमी में एक बाहर से इंजेक्शन लगना शुरू हो जाते हैं, आपकी इकोनॉमी में पैसा आना शुरू हो जाता है। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि इंपोर्ट यहां से बढ़ा देते हैं। तो आप यहाँ पे जो भी कमाते हो तो आपके जो रिजर्व है वहां बाहर निकल जाते हैं, सॉरी इंपोर्ट कमाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो पैसे होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, लीकेजेस आ जाते हैं। फिर गवर्नमेंट जब से टैक्स चार्ज करती है वो लीकेजेस होते हैं। फिर गवर्नमेंट कुछ कंपनी को क्या करती है, रिलीफ देती है, रिबेट देती है, अपनी तरफ से प्रमोट करने के लिए पैसे देती है। तो वो क्या होते हैं, इंजेक्शन होते हैं। तो ये आपके पास इससे 3-4 कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं 14 वाले से। डन। आगे बढ़ जाए, 15 पर आ जाओ। सीरियस हो जाओ फरमान, सीरियस हो जाओ ना तुम्हारे फरमान आ जाएगा, बता रहा हूँ। हाँ ये अब अच्छा, ये कब से देखो सेल्फी लिए जा रही है तुम्हारी तुम्हारी मंगनी से हुई है। अच्छा 15, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग अ हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ? कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, पाकिस्तान तो खराब करने वाली है। खैर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग, तो ये है आंसर है डी, a combined effort of businesses, government and not for profit organization। हमारे यहाँ उल्टा है, बिजनेसेस ने हमारी जिंदगी आजाद की हुई है, गवर्नमेंट ने हमारी जिंदगी आजाद की हुई है। नॉट फॉर प्रॉफिट के पास हम जा नहीं सकते, सोचते कि लोग क्या कहेंगे। कभी दिल करता है दस्तरखान लगा लो, कुछ का बैठ कर खा लो, लेकिन नहीं खा सकते, तुमसे फायदा नहीं उठा सकते। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग अ हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ? आंसर इज डी।
कौन सा बिजनेस तुम्हारे लाइफ अच्छी कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ। हाँ देखो, हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाई क्वालिटी लाइफ एग्जाम्पल समझो, हाई क्वालिटी लाइफ एग्जाम्पल समझो कि तुम जो है बिजनेसेस ने जो तुम्हें सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की हैं, तुम्हें गुड्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं, उसकी वजह से तुम्हारी लाइफस्टाइल जो है वो बेहतर हो गया। अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम मौजूद है, सही है, तुम्हारी हेल्थ बेहतर है, ठीक है, तुम्हारे पास एजुकेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, तो ये सारी चीजें मिला के जो है तुम अब तुम्हारी जो ना क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गई। तो उसमें कंट्रीब्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं होता, बिजनेसेस ना तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज तो उनकी ना, जैसे लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो, इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं तो वही तो कंट्रीब्यूट करेंगे एजुकेशनल फैसिलिटीज में, तो वो भी तो बिजनेस है। फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं तो वो भी तो बिजनेस है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, आपको हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मेडिसिन, वो ट्रीटमेंट्स, सही है, वो सारी चीजें आपको डायग्नोसिस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको सारी चीजें पता है और आप जो ना अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर रहे हो। तो ये सारी चीजें, फिर लेजर टाइम, ये आपके जो बिजनेसेस है वो इतने अच्छे चल रहे हैं कि वहां पे जो ना एम्प्लॉय को जल्दी फ्री कर दिया जाता है, तो उसके पास टाइम मौजूद होता है, फिर टाइम मौजूद होता है। लेकिन हमारे मसला पता है क्या है, जैसे कराची की बात करेंगे ना, तो हमारे मसला ये है कि मैं कल ये अपना कश्मीर रोड पे तुमने देखा होगा पीएसओ का पेट्रोल पंप है, जो पहले था फिर नहीं रहा, और मैंने कल देखा वो वापस आ गया। तो कल यकीन जानो संडे की रात को 12 बजे, 12:30 जब मैं घर जा रहा था, तो उस पीएसओ पे इतना रश था, उस पीएसओ पे इतना रश था कि जैसे लग रहा था कि इनॉग्रेशन सेरेमनी है। तो मैं ये सोच रहा था कि हमारी आवाम बेचारे के पास घूमने फिरने की कोई जगह नहीं है, तो कोई भी नई चीज खुलती ना, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, तो शशके में डलवाने के यार ये नया क्या खुला है, तो हमारे पास ऑप्शन ही लिमिटेड मौजूद है। तो जो बिजनेस ही तो प्रोवाइड करती है वो ऑफर्स फैसिलिटीज, वो बिजनेस ही तो करती है, वो जगहों को रिक्रिएशन के हिसाब से बेहतर कर देती है। हमारे यहाँ ही नहीं, हमारे क्या खाना पीना ही होता है, ये एंटरटेनमेंट चाहिए खाना खाकर आ जाओ, एंटरटेनमेंट चाहिए घर में खाना बना लो, तो यही चल रहा होता है हमारे पास कराची में। तो बिजनेसेस, गवर्नमेंट और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो आपको एवेन्यूज प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से आपके पास आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, गवर्नमेंट जो है वो ऑप्शनल नहीं है, वो एक्चुअली लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ऑप्शनल आ जाता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, बिजनेस जो है वो ऑप्शनल की बात ही नहीं ना, देखो ना ये बात है कंपटीशन की, जो कंपटीशन की बात है ना, हमने क्या बोला था, डिजायर्ड बाय इट्स कस्टमर, तुम वो चीज बनाओ जो तुम्हारे कस्टमर को डिजायर्ड ही नहीं है। तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना, तो तुम पे करोगे ना उस चीज के लिए, तुम क्या समझ रहे हो क्वालिटी लाइफ फ्री में मिल रही है, फ्री में थोड़ी मिल रही है। ये देखो ना, तुम इसकी एग्जांपल ऐसे देखो ना, कैपिटलिज्म की एग्जांपल देखो ना, कि जितने भी बाहर मुल्क में जो आपके पास कैपिटलिस्टिक अप्रोच है वहां पे, तो यही होता ना कि अगर आप बाय कर सकते हो तो आपकी चीज, अगर आप नहीं बाय कर सकते तो फिर बैठो खा, तो गवर्नमेंट थोड़ी प्रोवाइड करती है सारी चीजें। ये हमें लगता है कि बाहर मुल्कों में वहां पे जैसे एजुकेशन सिस्टम है ना, वहां पे उनके पास जो इनके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और जो हायर एजुकेशन होती है वो उनके पास फ्री होती है, और जैसे ही वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ जाते हैं ना वो पेड हो जाती है। लेकिन फिर भी फ्री होने के बाद भी वहां पे बच्चे प्रेफर यही करते हैं, उनकी फैमिली प्रेफर यही करती है कि बच्चे पेड कॉलेजेस स्कूल्स में पढ़े। ये मैं बड़ा सरप्राइज हुआ था, क्योंकि हमारा जो परसेप्शन था आज से 20 साल पहले वो यही था कि वहां पे गवर्नमेंट कॉलेजेस को तरजीह दी जाती है, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि ऐसा नहीं है, वो बोले गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहते, जबकि वहां पे हर चीज बहुत बेहतर है। तो वो चूज करते हैं कि वो अपने पैसे लगाएं, जबकि हमारे गवर्नमेंट में क्या है आपको पता है, और उनके गवर्नमेंट कॉलेज बहुत अच्छे हैं, उसमें जो है वहां पे आपको सारी एक्टिविटीज भी मिलती है, एजुकेशन भी मिलती है, और बीच में खाना भी मिलता है, और यहाँ तो टीचर ही नहीं मिलते। खैर इस पे काफी हमने लंबी बातचीत कर ली, मेरे ख्याल से पॉइंट सिंपल है कि भाई यहाँ पे क्या है, आपके पास पैसे मौजूद है ना, तो बिजनेस, गवर्नमेंट और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है आपको फैसिलिटेट करने के लिए। काम आते हैं सर, जैसे तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि दूसरे मुल्कों में क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज बिजनेसेस अगर आप नहीं अवेल कर सकते तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर देगी, सही है। गवर्नमेंट अगर सपोर्ट नहीं कर पा रही तो नॉट फॉर प्रॉफिट सपोर्ट कर देगा। तो पाकिस्तान के स्टांस में देखा जाए तो ना बिजनेस कर पा रही ना गवर्नमेंट कर पा रही है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट एक तरीके से हिस्सा लेके चल रही है ना। तो अगर 3 में से 2 चीजें गायब है तो बाय डिफॉल्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ 1/3 हो जाएगा। और जिस मुल्क में लेट्स सपोज बिजनेसेस इतना अच्छा नहीं चल रहा तो गवर्नमेंट और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ कोरिया, उनकी लाइफ हमसे बहुत बेहतर है। हमको लगता है कि नहीं यार वहां पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, लेकिन उनको सारी चीजें मिल जाती हैं। तो पता है ना, नॉर्थ कोरिया के बारे में तो पता है ना सारी चीजें, तो वो हमसे ज्यादा खुश हैं वो लोग।
ये हर हफ्ते को मिल गया था तो उसके जो वारंटी की बच्ची थी 10 दिन के लिए आसमान में पकड़ा नहीं ये 11 हफ्ते वाले सर। मैं वही तो कह रहा हूँ कि देखो उसको 10 दिन के लिए हंसना मना था, लेकिन बात सारी ये है कि वहां पे जो है उनको कोई चीज एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हर बंदे की अपनी राशनिंग हुई हुई है, हर बंदे को अपना हिस्सा मिला हुआ है, हर बंदे की अपनी लाइफस्टाइल बिल्कुल जो ना फिक्स की हुई है। तो वहां पे जो ढीले ढाले लोग होंगे उनको तो टेंशन ही नहीं, तो बोलेंगे यार वैसे ही हमारे हम लोग खुद इतने निकम्मे, अगर खुद से कुछ करना है तो कर नहीं पाते। तो वहां पे उनका लाइफस्टाइल सेट कर दिया गया। तो वहां पे गवर्नमेंट और एनपीओ मिलके काम कर रहे हैं, बिजनेसेस नहीं है वहां पे। मैं ये बता रहा हूँ कि तीनों एक एक हिस्सा कवर कर रहे होते। फिर वो मुल्क आ जाते जैसे यूएस हो गया, या फिर आपके पास और यूरोपियन कंट्रीज हो गई, रशियन कंट्रीज हो गई। तो ये जो है बेसिकली आपके पास वो एरिया हो जाता है जहां पे बिजनेसेस भी फैसिलिटेट करने को तैयार है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। हमारे यहाँ तो बिजनेस भी लूट रहे होते हैं फिर भी कुछ सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। तुम में से कितने लोग बिस्किट खाते हो? सभी खाते हैं, सस्ते पड़ते हैं ना, है ना? अरे मतलब कंपैरेटिवली एक एक चीज के मुकाबले दूसरी चीज है। तुम असल में एब्सोल्यूट पे सोच रहे हो, कंपैरिजन में सोचो, कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है। बिस्किट को जब बिस्किट का पैकेट खोलते हो ना, तो बिस्किट सांस लेता था, आखिरी सांसें गिन रहा होता है, इतना छोटा सा बिस्किट होता है ना। ये खरीदा था गया का वो, इतना छोटा सा गया, मतलब पेपर और बिस्किट में 19-20 का फर्क है। कुछ टाइम बाद जो 19 होगा वो पेपर, 20 पेपर, 19 होगा बिस्किट। इतना पतला तो कर दिया बिस्किट। तुम इंडिया में बिस्किट देखोगे, अपने बराबर मुल्क में देखोगे, तो जो बिस्किट होते हैं वो अच्छे मोटे बिस्किट होते हैं, उसमें काजू वाजू लगा हुआ होता है उसको हाथ में पकड़ो, तुम्हारे हाथ में जो है ना बटर की स्मेल आएगी। और यहाँ तो बिस्किट ऐसे होते हैं कि उसने लिटरली, मैंने यहाँ से कैफेटेरिया से बिस्किट लिया, नहीं बटर पेपर, मैंने यहाँ से बिस्किट लिया यहाँ से, और मुझे ना भूख लग रही थी। अच्छा अल्लाह का शुक्र चाय मेरे पास मौजूद थी, मैंने चाय में बिस्किट डिप किया, खाया, वो इतना ड्राई था ना कि यहाँ पे फंस गया मेरे। वरना यूजुअली मुझे पानी की जरूरत नहीं पड़ती किसी चीज को भी ना हजम करने के लिए, वरना वो कहते हैं कि यार बहुत स्टफ हो गया। खैर मैंने क्या किया, ज्यादा डिप किया, मैंने ज्यादा डिप किया, उसके बाद मैंने खाया, फिर फंस गया। अब मैं कह रहा हूँ यार ये बिस्किट जो है अजीब सा बिस्किट है। फिर मैंने जो कैसे मारा दुकान वाले को जाके, मैंने लगा तेरा बिस्किट इतना सूखा था कि मेरी चाय सूख गई। तो बोला क्या बात करोगे इस भाई, तो मैंने कम से कम लेमन सैंडविच के नाम पे लेमन सैंडविच तो दे, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड रखे हुए। तो ये बिजनेसेस यहाँ पे हमें ये क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं, सही है। तो आई होप अब तुम्हें सारे आंसर मिल गए होंगे। अब आ जाते हैं 16 पे, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब ये सवाल का अभी हम ऊपर पढ़ कर आए। जनरल लेवल ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस जो बेस करती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, हेल्थ, सैनिटेशन और लेजर टाइम्स। ठीक है, सैनिटेशन की एग्जांपल वो आम की एग्जांपल जो मैंने दी थी। आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्या प्राइमरी गोल है? टू मेक अ प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज डिजायर्ड बाय इट्स कस्टमर्स। सी which of the following is an example of tangible item provided by business? लैपटॉप्स। 18 तक किसी को कोई इशू? तुम कहो तो आधा घंटा 15 वाला फिर डिस्कस करें। अच्छा बाद में करेंगे, मैं मिलूंगा तुम्हें बेटा क्लास के बाद, रुक जाओ। ये मोबाइल वाले होते हैं, मोबाइल में कर सकते हैं मौजिज। एमसीक्यू नंबर 2 समझ नहीं आया, अब मैं एमसीक्यू नंबर 2 बाद में समझा दूंगा। 15 का आंसर डी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ होता क्या है, इस तरह भी देख लें सर। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होता है बता देते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब जिंदगी का मयार क्या है और किस तरह, सही है, फेयर इनफ। यहाँ तो इंडिया वाले बहुत ठीक है। अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ, मैं एक काम करूं, अगर यार मैं वो हैंडआउट खोल ही लेता हूँ, जरा सब्र करो ऑनलाइन वालों, मैं तुम लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ का बता ही देता हूँ।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपके सामने ये स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है, काइंडली बता दें। ये मैंने हैंड आउट आपके स्टडी डेस्क खोल लिया है, तो मुझे बता दें आपके सामने विजिबल है। अच्छा सुन लो सारे, सवाल ये पूछा क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ आप देखेंगे तो अगर आप यहाँ देखते हो कि लिखा हुआ है बिजनेस प्ले अ की रोल इन डिटरमाइनिंग आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये देखो तुमने जो सवाल पूछा था ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिजनेस प्ले अ की रोल इन डिटरमाइनिंग आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी। सही है। क्वालिटी ऑफ लाइफ रेफर्स टू जनरल लेवल ऑफ हैप्पीनेस based on such things as life expectancy, educational standards, health, sanitation, and leisure time. Building a high quality of life is a combined efforts of business, government, and not-for-profit organization. हमारे जितने भी MCQs थे ये पूरा पैराग्राफ इसमें कवर हो गया 3-4 बार। सही है। Different places are ranked and compared based on the quality of life standards. ये अच्छा है, चलो ये लाइन एक पढ़ ली, इससे एक और एग्जांपल मेरे माइंड में। Let's suppose अगर हम बात करते हैं कराची की और हम बात करते हैं इस्लामाबाद की, मुझे बताओ क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ की बेहतर है? इस्लामाबाद की है। जाहिर सी बात है, वहाँ पे रोड्स अच्छे हैं। सही है। वहाँ पे ग्रीनरी है। सही है। वहाँ पे ग्रीनरी मौजूद है और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है, वेदर अच्छा है वहाँ का। सही है। फैसिलिटीज है वहाँ पे मौजूद है। सही है। यहाँ क्या है, यहाँ पे हर 2 सिग्नल के बाद एक कचरा कुंडी मिल रही होती है। सही है। थोड़ी देर आप सिग्नल पे खड़े रहो तो 3-4 मच्छर तो आपको काट के चले आते हैं जीरो से। तो ये हमारे जो बेसिकली सैनिटेशन की या फिर जो आपकी और फैसिलिटीज वगैरह मौजूद है, हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह। तो ये तो मैंने बात कर दी इस्लामाबाद और कराची की। सही है। कराची की बात करें तो तुम मुझे बताओ कि कराची में लेट सपोज डीएचए का कोई भी एरिया ले लो, या फिर जो है वो फिजाया का कोई भी एरिया ले लो। सही है। या फिर जो है ना आप लियारी का एरिया ले लो, तो ज्यादा कौन सा जो है वो बेहतर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बेहतर है? डीएचए की। हाँ, दिल से तो लियारी की है, लेकिन असलियत में तो जो है वो लियारी की हालत खराब है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे वो फैसिलिटीज वगैरह मौजूद नहीं है। इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। देखो परचेजिंग पावर कहाँ की ज्यादा है, डीएचए की या लियारी की? डीएचए की। सही है। तो डीएचए में जब हमने मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो मार्केट सेगमेंटेशन की बात की थी, तो वहां पे बीकन हाउस आपको मिल जाएगा। सही है। क्योंकि बीकन हाउस की पर मंथ जो फीस होती है मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार रुपए होगी, ज्यादा होती है 20-25 हज़ार रुपए होती है। और लियारी में जो स्कूल होता है उसकी पर मंथ फीस कितनी होगी? 3-4 हज़ार रुपए होगी। सही है। क्योंकि वहां पे अगर आप 20-25 हज़ार वाला स्कूल डालोगे तो उसका मतलब ये है कि कोई जाएगा नहीं वहां पे, तो वहां पे वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो जब 3-4 हज़ार वाला स्कूल अच्छी एजुकेशन देगा या 20-25 हज़ार वाला देगा, 25,000 वाला देगा, तो उसका मतलब क्या है कि एजुकेशनल फैसिलिटीज कम हो गई, क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो गई। सही है। वहां जो क्लिनिक बैठा होता है, पहली बात तो ये डर लगता है कि वहां डॉक्टर है भी कि नहीं है, क्योंकि अक्सर वो जब वो पहले न्यूज चैनल वाले जो छापे मारते थे तो पता चलता था वो डॉक्टर ही नहीं है, बल्कि वो तो कंपाउंडर था, डॉक्टर बन के बैठा हुआ है। ये हो कितने हैं जो पुराने एरिया में कितने डॉक्टर ऐसे पकड़े गए, लेकिन अभी भी बैठे हुए हैं, बिंदास बैठे हुए हैं। मतलब वो जो सदर की पूरी पट्टी है वहां पे सारे डॉक्टर्स के नाम चाइनीज है, लेकिन अंदर जो तो पाकिस्तानी बंदा निकलता है, कुछ तो बंगाली भी निकलते हैं। तो ये जो धोखा चल रहा है, स्कैम चल रहा है, तो ये क्या है, वहां पे हेल्थ जो है कॉम्प्रोमाइज हो रही है, सैनिटेशन जो है कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंफीरियर है। तो मैंने 2 अलग शहरों की बात की, फिर एक ही शहर में 2 एरियाज की बात की, फिर लेट सपोज अगर मैं 2 मुल्कों की बात करूं तो बहुत सारा फर्क नजर आएगा आपको। कि लेट सपोज हम कहते हैं कि यार हमारा जो टूरिज्म के जो एरियाज है बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत है, नेचुरल ब्यूटी है, ये वो, आप कुछ भी कह लो आपको टूटी फूटी चीजें नजर आएंगी एज कम्पेयर अगर आप लेट सपोज ऐसे मुल्क जाते हो जहाँ पे उन्होंने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखे हैं, उनकी ब्यूटी इनहैंस ही होती है। आप ये नहीं कह सकते वो आर्टिफिशियल ब्यूटी, उन्होंने नेचुरल ब्यूटी को बेहतर किया है। आप ये क्लेम ही नहीं कर सकते यार हमारी नेचुरल ब्यूटी हो कैसे सकती है? क्यों? क्योंकि जंगल ही नहीं है। जंगलात कहाँ मिलते हैं आपको? इंडिया में अभी भी ऐसे जंगलात मौजूद है। खैर इंडिया है बहुत बड़ा तो उससे कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनका जो ना वो एरिया जो ना शायद पाकिस्तान से भी छोटा हो, लेकिन उनके जंगलात इतने घने कि आप थोड़ा सा रेडियस कवर कर जाओ ना, अगर आपके पास जीपीएस नहीं है ना, आप वापस निकल के नहीं आ सकते। ये पता है तुम्हें जंगल के बारे में? हाँ, नेपाल। तो हमारे एक तो जंगल है भी नहीं, और जो जंगल है भी ना उसके दरख्त भी बेचारे जो नॉर्मल जो इलाके के दरख्त उतना उतने छोटे छोटे दरख्त है, क्योंकि वो पावर और पोटेंशियल खत्म हो गई ना उसकी, क्योंकि डेंसिटी कम हो गई है। तो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को। तो आई होप आप लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ आप समझ आ गया होगा। सही है।
वापस से जो है अपने इस पे चलते हैं, एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। 19, व्हाट इज रेवेन्यू? क्या है रेवेन्यू? बताओ उनमें से। ठीक है, 19 का आंसर है ए, व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू बेसिकली सेलिंग प्राइस को ही कहते हैं, जो आप सेल करते हो कोई भी प्रोडक्ट, तो जो आपको पैसे मिलते हैं वो रेवेन्यू होता है, तो आंसर इज ए। 20 का आंसर है ए, कि रिस्क और प्रॉफिट का वही रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशन, जिसमें क्या होता है कि जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट या फिर लॉस। सही है। बिजनेस जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है कस्टमर को और प्रॉफिट बनाता है, ट्रू। गुड्स टेंजिबल प्रोडक्ट होता है तो ट्रू, सर्विस जो है टेंजिबल प्रोडक्ट होता है, फॉल्स। सही है। फिर लिखा हुआ है बिजनेस जो है वो सेल और सर्व करते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को भी और कंज्यूमर्स को भी, आंसर इज ट्रू। 25, a country's living standard can be measured by the output of goods and services people can buy with their money. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कैसे हमने देखी थी कि आप क्या कर सकते हो कि आपके पास जो मुल्क में आउटपुट बन रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, आप बाय कर सकते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर है। अभी हम ऊपर प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख कर आए थे। क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस, ट्रू। सही है। ये कौन प्रोवाइड करता है? बिजनेसेस भी प्रोवाइड करते हैं, ये आपको गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। Profitability can be measured by variables such as revenue, cost and profit. Profitability इनके इंटरेक्शन से हमें मिल जाती है। Revenue is the money of a company spends to create and sell goods and services. सोचो। आंसर ए है ना, आंसर इज ट्रू, राइट? फॉल्स। Cost is the money that company spends to create and sell goods and services. मतलब मैं क्या करता हूँ, रेवेन्यू से चीज खरीदता हूँ फिर रेवेन्यू पे बेच देता हूँ। कॉस्ट इज द जिसपे मैं पैसे चीजें खरीदता हूँ और रेवेन्यू पे बेचता हूँ, आंसर इज फॉल्स। सही है। इफ अ कंपनीज कॉस्ट आर ग्रेटर देन इट्स रेवेन्यू इट इनकर्स अ लॉस, ट्रू। जब कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू कम है तो लॉस है। A company may incur a loss due to inefficient use of resources or ineffective business strategies. True. कंपनी को लॉस कब होता है? जब वो अपने रिसोर्सेज को इनएफिशिएंटली यूज कर रही है, मतलब उसमें टाइम, कॉस्ट और एफर्ट ज्यादा लग रही होती है और आपकी जो स्ट्रेटेजीज होती है इनएफेक्टिव हो जाती है, इंपैक्टफुल नहीं होती है। आउटकम क्या होता है उसका? डिटोरिएट कर रहा होता है, आंसर इज ट्रू। 31, which of the following best describes a not for profit organization? आंसर इज बी। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? कोई भी गोल अचीव करना चाहती है, चाहे वो वेलफेयर का काम हो, चाहे वो नेचर के प्रिजर्वेशन का काम हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ के प्रिजर्वेशन का काम हो,
या लेट सपोज लोगों को खाना खिलाने का काम हो, उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई काम हो, कुछ भी हो, लेकिन क्या हो, प्रॉफिट ना हो, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. Which of the following is an example of not for profit organization? कोको कोला नहीं होगी. 32 है बी, द एडी फाउंडेशन. सही है. What is the main goal of a not for profit organization? क्या है मेन गोल? अभी देख कर आए. सी. सही है. Which of the following organizations would most likely be classified as a not for profit organization? क्या होगा? A hospital. Answer is B. 34 का आंसर है B. 21 से 25 के आंसर बता दें. चलो बता दें. 21 का आंसर है A. 22 का आंसर है A. 23 का आंसर है बी. 24 का आंसर है ए. 25 का आंसर है ए. फिर रिपीट कर दूं. 21 का आंसर है ए. 22 का आंसर है ए. 23 का आंसर है बी. 24 का आंसर है ए. 25 का आंसर है ए. आगे बढ़ जाते हैं. फिर हम लोग आगे थे. हाँ. Which of the following is a key difference between for profit and not for profit organization? क्या डिफरेंस हो सकता है? आंसर इज बी. बी सही है. आगे बढ़ जाएं. 35. 36. What is the primary goal of all business? To earn a profit. सही है. फिर आ जाते हैं. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेक होल्डर्स इन अ बिजनेस? क्या इंपॉर्टेंस है? हाँ, कुछ स्टेक होल्डर्स फाइनेंशियल रिसोर्स प्रोवाइड करते, कुछ नहीं करते. नहीं, एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इंश्योर करना उनका काम है ना. ये भी तो है जी. क्या आंसर हो सकता है? डी कर दूं. डी. आंसर इज सी. सही है. आंसर इज सी. क्योंकि आपके पास स्टेक होल्डर की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जो बेसिकली अफेक्ट होते हैं आउटकम ऑफ द बिजनेस से. सही. क्योंकि इनके इसमें बिजनेस में स्टेक या इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है. 37 का आंसर है सी. सही है. 38. व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट इन अ बिजनेस? मिशन स्टेटमेंट का क्या पर्पस है? क्या हो सकता है? देखो, सी और डी तो नहीं हो सकता. सही है. क्या है? ए और बी में क्या हो सकता है? आंसर इज ए. कैसे? देखो, प्लान और ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस इज पार्ट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस. सही है. यहाँ पे क्या कर रहा है? मैसेज डिलीवर करना है. तो ये क्या करता है? ये मिशन स्टेटमेंट कर रहा होता है. यूजुअली शेयर होल्डर्स डू नॉट विजिट द कंपनी ऑन रेगुलर बेसिस, so they are considered as external shareholders. विजिट नहीं करते तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल शेयर होल्डर कहते हैं. क्या ये सच है, गलत है? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. चाहे विजिट करते हो चाहे विजिट नहीं करते हो, ये इंटरनल स्टेक होल्डर होते हैं. सही है. One of the reasons the government is a stakeholder is that it wants to achieve low level of unemployment and business are major employers. One of the reasons government is a stakeholder that it wants to achieve low level of unemployment. हाँ ना, तो यही तो कह रहे हैं आप. मैंने जानबूझ के लिखा था लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. सही है. आंसर इज ट्रू. सही कहा था तुमने. ट्रू. सही है. द मेन स्टेक होल्डर्स
In a business organization, internal or external, are those who are the decision makers of the company and exercise the greatest influence. Influence exercise कर रहे हो, decision making कर रहे हैं, तो क्या होगा ये? Main stakeholder है या connected stakeholder है? सोचो, true or false? True. देखो जब उसने कहते हैं ना डिसीजन मेकर, तो इसका मतलब है कि दो राय नहीं रही, सही है। तो जाहिर सी बात है जो डिसीजन मेकिंग करेगा वो तो इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करेगा ही ना, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहा लेकिन वो फिर भी जो है इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो क्या होगा? कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है? डिसीजन मेकिंग, सही है। 42. What should organizations seek to do with stakeholders who have high interest, high power? वो स्टेक होल्डर्स जिनका इंटरेस्ट और पावर जो है दोनों ज्यादा होते हैं। इन्वेस्ट मैक्सिमम एफर्ट्स, इन जिनकी पावर और इंटरेस्ट ज्यादा होता है उनको क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? जो जिनकी इंटरेस्ट और पावर दोनों ज्यादा होते हैं, उन स्टेक होल्डर्स को क्या कहते हैं? नहीं, उनको कहते हैं क्या? मतलब उनके लिए क्या वर्ड यूज किया है बुक ने हमारी? की प्लेयर्स। की प्लेयर्स जो अगर क्या, अगर लेट्स सपोज मैं सवाल पूछता है व्हाट शुड द ऑर्गेनाइजेशन सीक टू डू विद द स्टेक होल्डर्स हु आर द की प्लेयर्स ऑफ द कंपनी, तो आंसर क्या होता है? ए। अब यहाँ पे कहने की जरूरत नहीं है कि हाई पावर हाई इंटरेस्ट, इन लोगों के लिए की एक उन्होंने वर्ड यूज किया है, एक सिनोनिम यूज किया है, वो क्या है? की प्लेयर, सही है। अगर ए में, अगर ए की जगह लिखा हुआ होता कि मैनेज क्लोजली, तब भी आंसर ए होता, तब भी आंसर ए होता। अगर डी की जगह लिखा होता इन्वेस्ट मिनिमल एफर्ट्स की जगह लिखा होता कि मॉनिटर ओनली, तो क्या आंसर हो? तो तब भी डी, तो ये इसका मतलब यही होता, सही है। आ जाते हैं, व्हाट शुड ऑर्गेनाइजेशन सीक टू डू विद स्टेक होल्डर्स हु हैव लो इंटरेस्ट एंड लो पावर? इन्वेस्ट मिनिमल एफर्ट्स या फिर मॉनिटर ओनली। डन। द टर्म कनेक्टेड स्टेक होल्डर मीन्स अ स्टेक होल्डर हु इज नॉट अ डिसीजन मेकर or is not a part of permanent full-time infrastructure of the organization, but is nevertheless very influential in shaping the future of the organization and decisions of its leader. सबसे पहली बात देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ये जो ना, ये तो बुक से ही मेरे ख्याल से कॉपी पेस्ट किया था, इसलिए गलत है ये तो कट जाएगा यहाँ पे। The term connected stakeholder means a stakeholder who is not a decision maker but is nevertheless very influential in shaping the future of the organization and decision of its leader. Answer is true. सही है। वो एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, वो एम्प्लॉय नहीं भी हो सकते। मैंने एम्प्लॉय की भी तो एग्जांपल दी थी आपको कि भाई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो जब कंपनी में एजीएम होती है उसमें जो अदर एजेंडा डिस्कस करते हैं उसमें उनको भी डिस्कस किया जाता है। जो अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं कि वो छोड़ के ना चले जाए, तो क्या करते हैं, उनको फिर वहां पे उस मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि इनको सही से रेम्यूनरेट किया जाएगा। तो आंसर इज ट्रू। कनेक्टेड स्टेक होल्डर समझ आएगा, डिसीजन मेकर नहीं होते लेकिन डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। कैपिटल इंक्लूड्स एनी टूल और मशीनरी इक्विपमेंट दैट कैन बी यूज्ड इन इट्स प्रोसेस्ड और आर्टिफिशियल फॉर्म। ट्रू और फॉल्स? कैपिटल क्या होते हैं? हमेशा हमारे पास आर्टिफिशियल या फिर प्रोसेस्ड रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद होते हैं। फार्मलैंड, फॉरेस्ट, mineral and oil deposits and water are example of human resources. False. सही है कि आज फार्मलैंड काम पे नहीं आया, फॉरेस्ट ने छुट्टी कर ली है, मिनरल बीमार है, ऐसा नहीं हो सकता। ये ह्यूमन, हाँ हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। Dash are the people who combine inputs of natural resources, labor and capital to produce goods and services. Entrepreneurs कौन होते हैं? जो बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जगल कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं और साथ लेके चल रहे होते हैं। सर 39 रिपीट कर दें और 40 समझ नहीं आया। 39 और 40 चेक कर लेते क्या है। देखो कह रहा है कि अच्छा वही कंफ्यूजन की वजह से। देखो थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड है, मैं पहले 40 समझा देता हूँ, उर्दू में तर्जुमा करते हैं। एक रीजन ये है कि गवर्नमेंट हमारा स्टेक होल्डर है, वो रीजन ये है कि गवर्नमेंट चाहता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है वो कम हो जाए।
अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाए। इसका सिनोनिम एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाए, क्योंकि बिजनेस एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये सच है या गलत है? तो आंसर इज ट्रू। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि बिजनेसेस जो हैं वो बढ़े, बिजनेस बढ़ेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल लो हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल लो हो जाएगा। सही है, तो ये ट्रू है, सही है। गवर्नमेंट एज स्टेक होल्डर चाहती है कि एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़े, गवर्नमेंट एज स्टेक होल्डर चाहती है कंपनी का, मुल्क का जीडीपी बढ़े, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। सही है, वो चाहती है एक्सपोर्ट्स बढ़े। तो इन वजूहात की वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट स्टेक होल्डर कहलाती है। 39 कह रहा है, ये भी थोड़ा सा इंग्लिश का सीन है, कह रहा है कि शेयर होल्डर्स जो है कंपनी को विजिट नहीं करते, क्योंकि फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास अगर किसी कंपनी के 1000 शेयर्स हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम रोज सूट पहन के जो है ना कंपनी में जाके बैठे होगे कि भाई मेरी कंपनी है, मैं तो यहीं बैठा करूंगा। तो जरूरी नहीं कि तुम रेगुलरली विजिट करो। तो क्या जो एज शेयर होल्डर्स जो है वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर होते हैं? अगर आप अपनी बुक खोलोगे, स्टेक होल्डर के पैराग्राफ पे जाओगे तो वहां पे जो सेग्रीगेशन है उसमें स्टेक होल्डर्स जो शेयर होल्डर्स जो हैं वो इंटरनल स्टेक होल्डर के तौर पे काउंट किए जा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे शेयर होल्डर्स सिर्फ वो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स देख रहे हैं। लेकिन कंपनी के शेयर होल्डर्स तो ओनर्स होते हैं, लेकिन पार्टनरशिप के ओनर्स कौन होते हैं? पार्टनर्स। सोल प्रोप्राइटरशिप के ओनर्स कौन होते हैं? सोल प्रोप्राइटर्स। तो ये तो विजिट करते हैं कंपनी को, तो ये इंटरनल होते हैं ब्रॉडर कैटेगरी में। सही है, 39 40 आई होप समझ आ गया हो। फिर हम कहाँ थे? हाँ 48। A stakeholder in an organization is a person who has dash in what the organization does and who might therefore try to influence the decision and actions of the organization. Stakeholder का इंटरेस्ट होता है, सही है। शेयर होल्डर का शेयर होता है, एम्प्लॉय की जॉब होती है, मे बी लेंडर का या किसी और इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट होती है, सही है। लेकिन सबका क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। Businesses pay tax on profit, so government has no interest in company profitability. Businesses टैक्स पे करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि मैं तो दुआ करता हूँ कंपनी को प्रॉफिट ना हो तो हमें टैक्स ही ना मिले। तो ये ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है, ठीक है। इंटरेस्ट of non-executive directors are different from those of executive directors and senior executives, as they are not affected by concerns about remuneration, bonuses and performance incentives, power and status और job security. True, सही है। उनको ये नहीं होता कि यार अगर हम लोग जो है हमें बोनस मिलेगा या फिर जो है हमारी परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी या हमारे पावर जो है कम हो जाएगी, हमारा स्टेटस कम हो जाएगा, हमारी जॉब सिक्योरिटी पे खतरा आ जाएगा। ये आते हैं सिर्फ क्या करने के लिए? ये डिसीजन मेकिंग को इम्पार्शियल करने के लिए आते हैं कि कोई पार्शियलिटी या कोई बायसनेस ना हो। ठीक हो गया? आई होप फॉलो कर रहे होगे। इस तरीके से हमने 50 एमसीक्यूज पूरे कर लिए, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग, टेंशन की बात नहीं है इस अभी चैप्टर में, अभी हमारे पास मेरे ख्याल से 70-80 एमसीक्यूज और बचे हैं, तो ये सबसे तो मिला के कर लोगे तो मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 1 में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से चैप्टर 2 3 4 करके जितना हम निकाल सकते हैं निकालने की कोशिश करते हैं आज इंशाल्लाह। Which of the following are not considered as external stakeholder of a company? इनमें से कौन एक्सटर्नल नहीं होते? ये मैंने बुक से निकाला था क्योंकि हर बच्चा मुझसे सवाल बार बार पूछता है, सही है। और ये मैंने आपको पहले भी बहुत दफा किया हुआ है, टेस्ट में भी दिया हुआ है, क्लास में भी पढ़ाया हुआ है। उसके बाद भी मेरे पास एक बच्चा निकल कर आता है, बोलता है सर बुक में ये वाला एमसीक्यूज है, इसमें बी क्यों टिक हुआ हुआ है? तो हमेशा मैं आंसर ये करता हूं कि इन्होंने क्या क्या घुमाया है। इन्होंने सवाल इंटरनल एक्सटर्नल का पूछा हुआ है, बट इन रियलिटी ये सवाल है मेन और कनेक्टेड का, सही है। ये बेसिकली पूछना ही चाह रहा है कि कंपनी में जो ये चारों के चारों जो ना एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, सही है। लेंडर भी है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी है, लोकल कम्युनिटीज, प्रेशर ग्रुप भी और कंपेटिटर्स भी है। इन चारों में जो कंपनी को डिसीजन मेकिंग से इन्फ्लुएंस करता है वो कौन है? वो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। इन दिस सिनेरियो दे आर मेन या फिर मेन स्टेक होल्डर, इंटरनल स्टेक होल्डर, अदरवाइज दे आर एक्सटर्नल, सही है। अगर लेट सपोज सिनेरियो ये होता कि ए सी डी में अगर मैं कर देता एम्प्लॉय, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स, तो फिर इनमें एक्सटर्नल कौन बन जाता? एक्सटर्नल कौन बन जाता? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो सर उस एग्जाम्पल में एक्सटर्नल शेयर होल्डर है, इस एग्जाम्पल में सॉरी एक्सटर्नल जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इस एग्जाम्पल में एक्सटर्नल जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो सर एक्सटर्नल है कौन? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूजुअली एक्सटर्नल होता है, सिर्फ इस सिनेरियो में ये इंटरनल है। सर आगे बढ़ जाएं, कोई मसला?
A stakeholder is anyone who has any type of stake in a business. क्लास में आयो, छोड़ दो क्लास में आयो। आईटीबी की सही है। अब तक हमने 53 एमसीक्यूज कर लिए हैं, तो रिकॉर्डिंग में देख लेना। अब बिस्मिल्लाह करो। सही है। आपके पास जो अगला एमसीक्यूज है वो ये लिखा हुआ है कि अ स्टेक होल्डर इज एनीवन हु हैज एनी टाइप ऑफ स्टेक इन अ बिजनेस। सही है। व्हाइल अ शेयर होल्डर इज समवन हु ओन्स शेयर्स इन अ बिजनेस thereby has an equity interest. True or false? स्टेक होल्डर के पास स्टेक होता है या इंटरेस्ट होता है बिजनेस में, शेयर होल्डर के पास शेयर होता है बिजनेस में। ठीक है। स्टेक होल्डर जो है वो शेयर होल्डर भी हो सकता है, सही है, और शेयर होल्डर के अलावा कोई और स्टेक होल्डर भी हो सकता है, जैसे कि लेंडर, सही है, एम्प्लॉय, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, गवर्नमेंट, कुछ भी हो सकता है। तो उसका स्टेक चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग के वो कौन सा स्टेक होल्डर है, लेकिन शेयर होल्डर का एक ही स्टेक होता है, वो क्या होता है, शेयर्स। अब वो शेयर पे प्रॉफिट हो और शेयर की वैल्यू बढ़ने का हो। ठीक है, डन है। लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर यूजुअली फुल टाइम एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। ट्रू और फॉल्स? वेरी गुड, सही। यही कंपनी चला रहे होते हैं तो इनको तो कंपनी में होना जरूरी है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड अदर सीनियर मैनेजर्स often want their company to grow in size because in a large company they expect larger remuneration, more power and status and better career prospects. True. इसका जो ऊपर मजीद एक्सप्लेनेशन ऊपर लिखी हुई थी कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं ना उनको रेम्यूनरेशन में इंटरेस्ट होता है, ना पावर स्टेटस में, ना करियर प्रोस्पेक्ट में, तो वो जो है बेसिकली इसलिए डिसीजन मेकिंग उनकी जो है वो इम्पार्शियल होती है। लेकिन ये लोग जो होते हैं ना, इनको रेम्यूनरेशन भी चाहिए होता है, इनको पावर और स्टेटस भी चाहिए होता है, तो इनका जो डिसीजन मेकिंग पार्शियल हो सकता है, तो इसलिए इट्स ट्रू। सही है। इनका इंटरेस्ट कंपनी से कनेक्टेड है, उनका जो इंटरेस्ट है कंपनी के साथ कनेक्टेड नहीं है, उनका इंटरेस्ट है कि डिसीजन मेकिंग क्या हो रही है। सही है, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। ये सोचो तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कि हम कहते हैं ना कि यार ये तो अच्छे के लिए झूठ बोला जा रहा है, तो अच्छे के लिए झूठ बोले, बुरे के लिए झूठ बोले, झूठ झूठ होता है। तो ये कहीं ना कहीं जो ना यहाँ पे एथिक्स थोड़े से हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो रहे होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एथिक्स कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि इसमें इनका स्टेक ज्यादा जुड़ा हुआ होता है, जैसे तुमने कहा। देन आगे 55 पे ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई भी सवाल हो पूछ लेना, खामोशी हो गई है। अचानक से आएगा सर खड़ी वाला बता दें, सॉरी। All of the economic inputs that are required to produce goods and services are called फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं आपको गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कस्टमर्स हैव अ स्टेक इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दे एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन डैश फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे बाय। वैल्यू, सही। वो चाहते हैं कि जो वो पैसे दे रहे हैं उसके बदले में उनको वही चीज मिले या उससे बेहतर ही मिले। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 57 पे। डैश इज यूज्ड टू कैटेगराइज रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स बेस्ड ऑन देयर पावर और इन्फ्लुएंस and level of interest in a project or an entity. Power interest matrix, सही है। इसका एक और नाम हो सकता है यहाँ पे, वो क्या लिखा हुआ है, इन्फ्लुएंस स्टेक मैट्रिक्स। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है पावर, स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट, ये भी कह सकते हैं, लेकिन ए जो है वो ऑफिशियल नाम नहीं है, सो इट्स डी। बी और डी ये गलत है दोनों, क्योंकि इन्फ्लुएंस पावर का मतलब एक होता है, स्टेक इंटरेस्ट का मतलब एक ही होता है। तो आंसर इज सी। देखो एक एक करके ना, इन्फ्लुएंस और स्टेक, सही है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है पावर, स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट। तो हम कहते हैं ना पावर ज्यादा हो या इंटरेस्ट ज्यादा हो, तुम उसकी जगह यूज कर सकते हो। हाँ, मैट्रिक्स बोलते हैं ग्रिड। ग्रिड का मतलब होता है जहां पे एक बंदा एक से ज्यादा कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तुम्हें याद होगा वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में देखा था कि डुअल रिपोर्टिंग सिस्टम था, तो एक बंदा दो कैटेगरी में फॉल कर रहा था। तो ग्रिड में हमेशा होता है कि एक चीज जब एक से ज्यादा कैटेगरी में फॉल करती है, हम क्या करते हैं, ग्रिड बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल होता है टाइम टेबल बना हुआ होता है, तो लेट्स सपोज शेड्यूल में आपके पास एक वाई एक्सेस होता है, एक एक्सेस होता है। ठीक है। तो एक्स एक्सेस पे आपके पास क्या होता है, लेट्स सपोज डेज आ रहे होते हैं, वाई एक्सेस पे टाइम आ रहा होता है। तो ये जो क्लास होती है वो टाइम की कैटेगरी में भी आ रही है और वो डे की कैटेगरी में भी आ रही है। तो ग्रिड में हमेशा यही होता है। डन हो गया। तो इन्फ्लुएंस स्टेक मैट्रिक्स समझ आ गया।
सही है। तो सर इसका दूसरा नाम जो ओरिजिनल नाम है हो गया पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। तो सर ए और सी तो बराबर हो गए। बी का नाम है इन्फ्लुएंस पावर मैट्रिक्स। इन्फ्लुएंस और पावर का मतलब यही होता है, मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा जो है वो स्टेक होल्डर जिसकी पावर ज्यादा है और उसकी पावर ज्यादा है। तो सर आपको लगता है शायद एमसीक्यू बना के दिमाग घूम गया, या मैं कह रहा हूं कि डी, कि एक ऐसा जो है वो स्टेक होल्डर है जिसका इंटरेस्ट ज्यादा है और जिसका इंटरेस्ट ज्यादा है। तो एक ही बात है ना, दो दफा कहने की क्या जरूरत है। सही है। फिर 58 पर आ जाते हैं। A vision statement has more to do with the future and really describes what an organization plans and hopes to do in the future. फ्यूचर की जब फ्यूचर वर्ड आ गया तो विजन स्टेटमेंट खुद ही ट्रू हो जाता है। A mission statement defines what organization is, why it exists and its reason for being. True. इसके बाद आते हैं 60 पे। The goals should be smart. जी, अब 60 वाले का क्या सवाल आ सकता है? गोल्स शुड बी स्मार्ट ट्रू, गोल्स मस्ट बी स्मार्ट ट्रू, ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट ट्रू, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट ट्रू। ट्रू होगा इसमें, जो भी होगा ना ट्रू होगा। सही है, वो होगा जब नॉट लिखा होगा। हाँ ये हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। ये तुम्हारे पे क्यों आ गए बार बार? तुमने ओएलएक्स से मोबाइल लिया। 61, when considering a mission statement versus a vision statement, the key aspect to remember is the current versus future context. सही है, जब मिशन और विजन को कंपेयर करना है तो फ्यूचर और प्रेजेंट पे आपको बात करनी होगी। स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, मैनेजेबल, एप्लीकेबल, रिपीटेटिव, टेक्निकल। ट्रू। सही है। अरे फॉल्स भाई। स्पेसिफिक, मेजरेबल, एग्रीड अपॉन, रीजनेबल और टाइम बाउंड, सभी गलत है इसमें, सिर्फ स्पेसिफिक को छोड़ के। मेजरेबल सही है। 63, मिशन स्टेटमेंट शुड बी क्लियर इन शॉर्ट स्टेटमेंट। द की क्वेश्चन इज टू आंसर इन अ मिशन स्टेटमेंट इंक्लूड। ये चारों बातें होती है मिशन स्टेटमेंट में, आपकी बुक में एज इट इज ये लिखा हुआ है, सो आंसर इज ट्रू। 64, to increase the annual profit after tax by 125% in the next 10 years is an example of goals or objectives. मुझे बता दो इसमें से वो स्मार्ट क्या है, क्या क्या चीजें? कोई एक एक करके बता दो। इसमें जो है वो स्मार्ट स्पेसिफिक क्या चीज है? स्पेसिफिक का एक और कैरेक्टरिस्टिक इसको कहते हैं स्टेटेड, तो लिखा हुआ है तो स्पेसिफिक। ठीक है आगे बढ़ते हैं। मेजरेबल, हाँ वो तो टाइम बाउंड होगा ना। मेजरेबल 125%। सही है। अभी 50,000 रुपए, आगे 125% होगा तो कितना हो जाएगा? 75,000 रुपए, नहीं सॉरी 62,500 रुपीज। सही है, 62,500 रुपीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ये मेजरेबल भी है। सही है, अभी 1,00,000 रुपए तो कितना हो जाएगा? 1,25,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एग्रीड का मतलब क्या होता है? लिखा हुआ है, लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एग्री कर रहे हैं। रीजनेबल, जाहिर सी बात है कि यार 100 से मैं कोई 1,00,000% थोड़ी कह रहा, 10 साल में कह रहा हूँ, 25% कह रहा हूँ। मासूमाना ख्वाहिश है मेरी कि हर साल 2.5% तक का एवरेज में इंक्रीमेंट ले लूं। सही है। और लास्ट क्या है कि ये टाइम बाउंड है, तो इट्स ऑब्जेक्टिव्स। देन many experts now include dash as fifth factor, acknowledging its key role in business success. Knowledge. सही है। Human resources are the dash who are able to perform work for a business. Alien, हाँ? People. ठीक है। अक्सर एनिमल भी आते हैं ना क्लास में, तो वो भी काउंट कर सकते हैं। A garbage truck driver is an example of which factors of production? इसकी होगी garbage truck driver, human resource। सही है, human resource example है। Which factor of production would you consider a lawn mower? हाँ, lawn mower। लॉन मोवर वो जो अंग्रेज जो नहीं शशके वाले लोग होते हैं जिनके पास वो कारपेट होते हैं, वो वाले ग्रास वगैरह के कारपेट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं उसको छीलते हैं, उसकी सफाई वगैरह सारा काम होता है ना, उनके पास टूल्स, कटर वगैरह सारी चीजें मौजूद होती है। हाँ कहाँ से आए? अच्छा, इनके पास गार्डन वगैरह होते हैं, सारी चीजें। हाँ हाँ, वो एक डॉग हाउस होता है,
कुकीज, हाँ ठीक है। ओके आगे बढ़ जाते हैं, बस बाद में कौन क्या खाते हैं बाद में डिस्कस कर लेंगे। सही है। द टूल्स, हाँ कैपिटल, कैपिटल की हमने डेफिनेशन क्या देखी थी कि आपके पास प्रोसेस फॉर्म में वो इक्विपमेंट होना चाहिए। दूसरा क्या हो कि फॉरेन से वो आपको वो पर्पस अचीव करने का मौका देता है। लेट्स सपोज मुझे अगर प्रिंट निकालना है तो मेरे लिए कैपिटल क्या होंगे, पैसे होंगे, प्रिंटर होगा, प्रिंटर। या मैं करूंगा प्लास्टिक ले आऊंगा और तार ले आऊंगा, सारी जगह घर पे बैठ के प्रिंटर बनाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्या करूंगा, प्रिंटर ले आऊंगा। इसी तरीके से अगर मुझे अपनी लॉन को मूव करना है या लेट्स सपोज मुझे उसको उसकी ग्रास को कट करना है तो मैं क्या करूंगा कि लॉन मूवर लेकर आ जाऊंगा, तो दैट्स कैपिटल फॉर मी। सही है। The tools, machinery, equipment and buildings used to produce goods and services and get them to consumer are known as, सामने से चीख के बता रहा है, कैपिटल। सही है। टूल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, ये चीजें बनती हैं तो ये प्रोसेस फॉर्म में होती हैं। दूसरे का पर्पस क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को फॉरेन से कंज्यूमर तक पहुंचाना, तो इट्स कैपिटल। चीख की डेफिनेशन बता रही है। सही है। उसके बाद 70 पे, the natural resources include any resources or commodities that can be used in their natural form. Yes, sir. True. The dash organization is an organization that exists to achieve some goal other than usual. ED Foundation and TCF are example of dash, not for profit organization. सही है। TCF the Citizen Foundation, ये वो एजुकेशन वगैरह पे काम कर रहे होते हैं, टीचर्स की, बच्चों की, अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स होते हैं जो डिफरेंट प्रोग्राम्स उनके होते हैं, कोर्सेज वगैरह करा रहे होते हैं। ठीक है। एनजीओ, सिविक ग्रुप्स, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशंस आर एग्जांपल ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। चलो ट्रू। A business is an organization that strives for dash by providing goods and services desired by its customer. Love. क्या अच्छा प्रॉफिट। ठीक है, तुम्हारी एंगेजमेंट हो शायद तुम कह सकते थे सीट। Dash are tangible items that can be held, touched or stored, manufactured or traded by business such as laptop. G 75. C. अबे भाई ये ऑनलाइन बैठे हुए गलत सीख जाएंगे, सही जवाब दो। सही है, बाद में तफरिया करना, फिर वो बोलेंगे सर वो 50 वाले का आंसर बता दें। Dash are intangible of, यार वो नाराज ही हो गए, सवाल नहीं पूछ रहे। भाई आप लोग पूछ सकते हो, पूरा हाथ बनता है, ये तफरिया चल रही है, लोग ऐसे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है। Dash are intangible offerings of businesses that can be held, that cannot be held, touched or stored. Physician, lawyers, hairstylists, car washes and airline all provide services. Answer is A. Business sell or serve to other businesses. B2B. सही है। Business sell serve to customer. B2C. Customer sell or serve to other customer. Customer sell or serve to other business. Online students याद रहेगा, देख लो, सिंपल है, देख लो एक बार फिर से। बिजनेस दूसरे बिजनेस को सेल सर्व कर रहा है, B2B। बिजनेस सेल सर्व कर रहा है दूसरे कस्टमर को, B2C। कस्टमर सेल सर्व कर रहे हैं दूसरे कस्टमर को, C2C। और कस्टमर सेल सर्व कर रहे हैं बिजनेस को, तो C2B। परफेक्ट हो गया, जबरदस्त। 80 MCQs डन। आई थिंक मजीद 42 को। ओके 81। हाँ आइडिया सर्विस क्या होगा? The dash of any country is measured by the output of goods and services people can buy with the money they have. Standard of living. सही है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में मेरे ख्याल से क्लैरिटी आ गई होगी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, और दोनों के इंग्रेडिएंट्स क्या है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये होता है कि आपके पास कितने पैसे मौजूद है गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होता है कि जनरल लेवल ऑफ हैप्पीनेस जो भी बेस करती है 4 से 5 चीजों पे। सही है। इसमें आपके पास एजुकेशन फैसिलिटीज होती है, हेल्थ केयर सिस्टम होता है, सैनिटेशन होता है, लीजर टाइम होता है, और तीसरा क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यस ठीक है। 81 हो गया। उसके बाद आ जाते हैं 82 पे। बहुत मुश्किल है ये। सही है। आंसर इज गुड्स। सही है। 83 आंसर इज बी।
सही है. There are 3 types of business activities: commercial, industrial, and सोचो सोचो सोचो. सोशल नहीं, प्रोफेशनल. याद करो, कमर्शियल एक्टिविटीज वो होती है जो एक जगह से खरीद के दूसरी जगह चीजें बेच देती है. सही है. बकौल बाबूराम के तो हमारे यहाँ पे क्या बचा, तंबूड़ा नहीं. तो एक जगह सस्ता खरीदेंगे, दूसरी जगह महंगा बेच देंगे. दैट्स कमर्शियल एक्टिविटी. जितने भी आपके पास जनरल स्टोर या फिर फार्मेसीज होती है वो यही काम कर रही होती है. इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ये होती है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें क्या करते हैं, आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, उसको प्रोसेस करते हो, फिनिश गुड में कन्वर्ट करके फिर बेचते हो. तो एक जगह से खरीदा, उसको प्रोसेस किया, फिर बेचा. ठीक है. फिर तीसरे आपके पास होती है प्रोफेशनल एक्टिविटी. ये ना कुछ खरीदते हैं ना कुछ बेचते हैं, ये क्या करते हैं, खुद कुछ सीखते हैं और फिर आगे लोगों को चिपकाते हैं, जैसे कि टीचर. तो ये प्रोफेशनल एक्टिविटी होती है, सर्विसेज में काउंट हो रही होती है. ठीक है. उसके बाद फिर ये जो वॉलंटियर, सोशल और रिलीजियस नाम की कोई ऐसे कोई एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज नहीं है, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज हो सकती है. सही है. फिर आपके पास आ जाते हैं 85 पे. द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस कैन बी मेजर्ड थ्रू की वेरिएबल सच एज. प्रॉफिटेबिलिटी कैसे मेजर करते हैं? रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट. एसेट लायबिलिटी से हमें कैपिटल पता चल जाता है. सही है. देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड प्रॉफिट. ट्रू. सही है. जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट. व्हाट इज द पर्पस ऑफ विजन स्टेटमेंट? प्रेजेंट स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? नहीं, ये तो विजन थोड़ी होती है. कहाँ है फ्यूचर? ढूंढो, फ्यूचर ढूंढो. फ्यूचर नजर ही नहीं आ रहा है. टू मोटिवेट, इंस्पायर एम्प्लॉइज. ठीक है. फ्यूचर के लिए ना, फ्यूचर के लिए देखो, अगर सर ACT क्यों नहीं आता, तो कुछ भी फेंक रहे हैं, तो देख लो रीजन क्या है. टू डिस्क्राइब द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये तो खुद ही बता रहा है मिशन स्टेटमेंट में. C और D को देख लेते हैं. C में कह रहा है पास्ट अचीवमेंट्स, वो भी मिशन स्टेटमेंट का पार्ट होता है. D में कह रहा है टू एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस हो चुकी, पास्ट की बात कर रहे हैं. तो C और D पास्ट की बात कर रहे हैं, A जो है फ्यूचर प्रेजेंट की बात कर रहा है. मोटिवेट करोगे तो एम्प्लॉय आगे अच्छा काम करेगी, तो कंपनी आगे अच्छा परफॉर्म करेगी. तो दैट्स फ्यूचर. सही है. What should a vision statement focus on? किस चीज पे फोकस करना चाहिए? देखो सही है. फ्यूचर में. सही है. प्लान्स और गोल्स फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं. सही है. तो इट्स 88. उसके लिए व्हाट शुड अ वेल रिटन विजन स्टेटमेंट शुड बी? सही है. सिंपल, क्लियर, स्पेसिफिक टू द बिजनेस. लेंथी, कॉम्प्लेक्स और डिटेल हमेशा सिर्फ सेकेंड ईयर में जो उर्दू के सवाल होते थे ना, उनको उनका आंसर होता है. ठीक है. जो मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट क्या होते हैं, वो सिंपल, क्लियर, स्पेसिफिक टू द बिजनेस होते हैं. सही है. हाँ. फिर उसके बाद लिखा है कि व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज अ विजन स्टेटमेंट. इनमें से क्या है, विजन स्टेटमेंट कौन सा होता है? अब समझ आने लग गया है. Why is it important for a vision statement to be realistic? सोचो सोचो. रियलिस्टिक, रियलिस्टिक क्यों? सोचो. हाँ, पॉजिटिव आउटकम कहाँ लिखा हुआ है? कॉमिकल आउटकम यानी कि फनी लगे. हाँ, अवॉइड करना ना. आंसर इज ए. सही है. इसलिए क्योंकि लेट सपोज आप कह रहे हो मेरा विजन ये है कि अभी आपने बर्गर का ठेला लगाया है, बोले मैं बर्गर किंग बनना चाहता हूँ नेक्स्ट 2 दिन में. तो ये क्या है कि कॉमिकल आउटकम है, हंसने के लिए अच्छा है, लेकिन विजन स्टेटमेंट के लिए ये रियलिस्टिक नहीं है. ठीक है. याजीम बर्गर बन सकता है. ठीक है. उसके लिए बस आपको एक आम खाना है. व्हाट इज अ मिशन स्टेटमेंट? मिशन स्टेटमेंट क्या था, बताओ भाइयों. सही है. ए है. ठीक है. व्हाट इज द फोकस ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट? ऑब्जेक्टिव. सही है. व्हाट इज, कहाँ चले आते हैं. Why is creating an effective mission statement important for growing businesses?
And all of सोचो क्या हो सकता है इसका आंसर? ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही कहा उसने। सही है। आप क्या करते हो, मिशन स्टेटमेंट बनाते हो बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ताकि आपका एम्प्लॉय मोटिवेट हो, कस्टमर सेटिस्फाई हो, आपका रेवेन्यू बढ़ जाए। तो ये सारी चीजें मीट कर रही होती है इफेक्टिव मिशन स्टेटमेंट में, ठीक है। व्हाट क्वेश्चंस शुड अ मिशन स्टेटमेंट आंसर? ऑल ऑफ द अबव, सही है। यही एमसीक्यू हम ऊपर देख रहे थे ट्रू एंड फॉल्स में। यही चारों बातें लिखी हुई थी और लिखा हुआ था कि ये ट्रू है फॉल्स है, तो चारों बातें कंटेन करती है। बिजनेस क्या है, हमारे बिजनेस की वैल्यू क्या है, हमारा बिजनेस क्या होगा, और बिजनेस क्या होना चाहिए। सही है। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन अ मिशन एंड विजन स्टेटमेंट? फ्यूचर एंड प्रेजेंट पे फोकस, ठीक है। Why is it important to have well thought out mission and vision statement for an organization? भाई एक वे मिले ना कि एम्प्लॉय को क्रिटिसाइज करना चाहिए, तो क्या आंसर होगा? आंसर होगा बी। सही है कि आपको जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी, डिसीजन और कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए। तो आपको जो मिशन और विजन स्टेटमेंट क्या करते हैं, एक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कर देते हैं, एक रोड मैप प्रोवाइड करते हैं, जिसको फॉलो करते हुए आप क्या कर सकते हो, एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। लिखा हुआ है व्हाट शुड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन अ बिजनेस डू? क्या आंसर होगा? सी। सही है, सी सही है। आगे बढ़ जाओ। गोल्स क्या होते हैं? जी, ए बी सी, क्या होगा? गोल्स की बात हो रही है, ब्रॉड इंटेंशंस, जेनेरिक नेचर के होते हैं ना, ब्रॉड इंटेंशन होते हैं कि यार लेट्स से मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मुझे बिजनेस ग्रो करना है, तो ये ब्रॉड इंटेंशंस हैं। इनको स्पेसिफिक करते हैं, इनको मेजरेबल, एग्रीड अपॉन, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड करते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, ये फिर आपके बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो वो जो है वो आपके एम्स होते हैं, जो कि जो एक्सप्रेस्ड होते हैं उसमें मेजरेबल फॉर्म में होते हैं। क्या क्या तंदूर किसमें आएगा? तंदूर लगाना गोल में कैसे आ सकता है? वो ये कह सकता है कि हाँ तंदूर का सबसे बड़ा सप्लायर मैं हूँ कराची में, ये दिन में सबसे तंदूर मैं बेचूंगा। क्या तुम्हारे पीछे क्यों पड़ गई है? तुम तो सीनियर थे इनके। मैं कह रहा हूँ एक दो को बाहर पकड़ के ना कूट दो, ताकि तुम्हारा रिएक्शन आ जाए तुम्हारे। सही है। आप वापस ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देखो अब आंसर मिल जाएगा इसमें। ऑब्जेक्टिव्स क्या है बताओ? Aims expressed in a form that can be measured. What does SMART stand for in the context of objectives? Answer is B. सही है। नहीं टाइम बाउंड, अच्छा तो इसमें क्या फर्क है दोनों में? हाँ इसमें स्ट्रेटेजिक है ना, सही है, बी है, बी है, सही है, बी। Who typically issues a company's mission statement? Board of directors. सही। हाँ सैलरी भी इनकी बड़ी बेहतरीन होती है, जब मिलेंगे ना महीने के 60 70 लाख रुपए, तो फिर सब बंदा लिखेगा मिशन स्टेटमेंट विजन स्टेटमेंट सब लिखेगा। Who decides on the formal goals and objectives of an entity? जी, कौन डिसाइड करता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटिटी? 60 लाख वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सही है। इसके बाद आते हैं व्हाट इन्फ्लुएंसेस द डिसीजंस मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिगार्डिंग कंपनीज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स? क्या होगा आंसर? ए बी सी डी बताओ।
हाँ फरमान बताओ। एम्प्लॉय की सैलरी हाँ एम्प्लॉय की कौन सुनता है बेचारे की। जी सैलरी आपने यार मैन हो एम्प्लॉय का कस्टमर नहीं हो सकता, कस्टमर भी हो सकते, कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं, उनकी अपनी मार्केट कैंपेन आ गई। हाँ आंसर डी सही है। कंपनी किस तरीके से चल रही है और सारे स्टेक होल्डर्स का जो है इसमें एक्सपेक्टेशन इन्वॉल्व होती है, तो आंसर इज डी। ओके 105 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक फॉर सेटिंग इफेक्टिव गोल्स। जी 99 का क्या होगा, 99 का पहले आंसर देकर आ जाते हैं। 99 का आंसर है बी, सही है। ब्रॉड इंटेंशन गोल्स हमेशा ब्रॉड इंटेंशंस होते हैं। जब गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की डेफिनेशन में जाओगे तो वहां पे आपको जो गोल्स का आंसर मिलेगा ब्रॉड इंटेंशन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव्स का आंसर मिलेगा एम्स एक्सप्रेस्ड इन अ फॉर्म दैट कैन बी मेजर्ड। ठीक है हम किस पे थे 105 पे थे ना जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक फॉर सेटिंग इफेक्टिव गोल्स। देखो ए और बी तो नहीं है, सही है, सी और डी में हो सकता है, सही है। लेकिन अगर मैं सी की बात करूं तो लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटिंग वर्क इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका डायरेक्ट जो है ना गोल सेटिंग से कोई लेना देना नहीं है। गोल सेटिंग कैसे जो है वो है पार्टिसिपेटिंग इन द गोल सेटिंग प्रोसेस। तो इफेक्टिव गोल सेटिंग कब होगी, जब सब मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे तो उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। सी हो सकता है लेकिन वो उसकी किसी और पॉइंट पर वो ज्यादा बेहतर तरीके से लेके चल रहा हो, लेकिन गोल सेटिंग की जो एक टेक्निक है वो ये डी है, जिसमें आप क्या कहते हो पार्टिसिपेट करते हो गोल सेटिंग प्रोसेस में। तो जब तुम गोल इफेक्टिव गोल सेटिंग की जो बुलेट्स देखोगे उसमें आपके पास सी भी आ रहा है डी भी आ रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डी ज्यादा मैच कर रहा है। ठीक है why is it important to ensure that goals include intrinsically motivating work। अच्छा सॉरी मेरी गलती हो गई, मैंने एक्सट्रिंसिकली को इंट्रिंसिकली पढ़ लिया था। सी भी नहीं हो सकता, अगर आप जो है मोटिवेटिंग वर्क हटा दो तो फिर वो होगा ही नहीं, तो आंसर था डी, तो सी नहीं हो सकता था। ठीक है यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है ना इंट्रिंसिकली मोटिवेटिंग वर्क, तो आप इसमें बताओ क्या हो सकता है आंसर, ए बी सी डी। इंट्रिंसिकली मोटिवेटिंग का वर्क का मतलब ये होता है कि मैं जब गोल सेट कर रहा हूं ना तो हर गोल के अंदर कोई ऐसा रिवॉर्ड छुपा दूं कि सामने वाला बंदा जो ना उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करे। सही है। टू इंश्योर दैट एम्प्लॉइज आर रिवॉर्डेड फॉर देयर वर्क, अपेरेंटली लग रहा है, फिर भी देख लेते हैं। टू अलाइन पर्सनल कमर्शियल गोल्स, नहीं ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा, ये और गोल सेटिंग में हेल्प कर सकता है, इसके साथ नहीं करेगा। टू इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन, अगेन सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन बहुत सारी चीजों से अचीव हो सकती है। यहाँ पे डायरेक्ट बात कर रहा है कि इंट्रिंसिकली मोटिवेटिंग वर्क से क्या होगा कि आप रिवॉर्ड करोगे। ठीक है टू मीट एक्सटर्नल शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशन, वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे रिवॉर्ड मिले एम्प्लॉय को, तो आंसर इज ए। देन कोई मसला इसमें 106 का आंसर ए है, 105 का आंसर डी है। अब आ जाते 107, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव गोल सेटिंग। इफेक्टिव गोल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, सही है। Why is it important to state goals in a positive statement? खुद ही बता रहा है यार, चीख के बता रहा है, सही है, बिल्कुल सही डी। What is the importance of setting priorities when setting goals? बताओ क्या आंसर हो सकता है इसका। What is the importance of setting priorities when setting goals? To ensure all goals are equally important, to ensure that easiest goals are achieved first, to get it effectively, to discourage goal achievement. सी, आंसर इज सी। देखो सारे गोल्स जो है ना इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। ठीक है तो वही तो ऊपर पूछा क्यों करना पड़ता है प्रायोरिटाइज। बी वाले में जो आसान है पहले वो अचीव कर लो, ऐसा भी नहीं होता, जो इंपॉर्टेंट है जो अर्जेंट है वो पहले अचीव करो, समटाइम्स इंपॉर्टेंट समटाइम इजी। तो यहाँ जो आंसर है सी होगा कि रिसोर्सेज को एलोकेट कर दो इफेक्टिवली
तो अगर आपको लगता है कि अभी वक्त है इजी वालों को अचीव करने का, तब इजी अचीव होंगे। कभी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट वालों को देखना है, तो आप इंपॉर्टेंट वाले गोल्स को अचीव करोगे। ठीक है, तो आंसर इज सी। 109 का आंसर क्या है? सी। विच टाइप ऑफ गोल्स इज मोस्ट इफेक्टिव एंड मोटिवेटिंग? यस, आंसर इज सी। 110 का आंसर क्या है? सी। अगर अनरियलिस्टिकली चैलेंजिंग होगी तो क्या होगा? लोग भाग जाएंगे, गिव अप कर जाएंगे। बहुत इजी होगा तो क्या करेंगे? स्लैक ऑफ करेंगे, ठंड मचाएंगे। सही है। ब्रॉड और फ्लेक्सिबल होंगे तो कंफ्यूजन करेगी कि क्या चल रहा है। सही है, तो आंसर इज सी। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सेटिंग गोल दैट आर टू इजी? आ गया, द एम्प्लॉय स्लैक्स ऑफ। सही है, एम्प्लॉय क्या करेगा? ठंड मचाएगा। ए नहीं हो सकता, गिव अप नहीं करेगा, उसको तो मजा आएगा कि अच्छा इजी टास्क है। सही है। उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट इज द पोटेंशियल प्रॉब्लम विद कांस्टेंट प्रेशर टू अचीव और एक्सीड गोल्स? जब आपके पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या हो सकता है? जब आपके कांस्टेंट प्रेशर ये आ रहा हो कि भाई गोल्स अचीव करने, गोल्स अचीव करने, तो क्या होगा? इट जनरेट स्ट्रेस। ठीक है, ये प्रॉब्लम का पूछ रहा है, ये फायदे का नहीं पूछ रहा। ठीक है, इसका फायदा ये हो सकता है अगर गोल्स अचीव करने के आदी हो जाओगे तो आपको प्रमोशन भी मिलेगी, आप जो है ना आपका इंटरेस्ट भी बनेगा टास्क में। सही है, आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन मसला सारा ये है कि यहाँ पे नुकसान का पूछ रहा है, तो ये क्या करेगा? स्ट्रेस क्रिएट करेगा, अनवांटेड स्ट्रेस आ जाएगा बंदे के माइंड में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ट्रेडिशनल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? इनोवेशन। सही है, बाकी तीनों ट्रेडिशनल हैं। ट्रेडिशनल होता है जो पुराने पहले से मौजूद हो। नेचुरल रिसोर्सेज, हाँ, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, कोई नई चीज लेकर आना मार्केट में, तो ये फैक्टर प्रोडक्शन तो नहीं तो आउटपुट है बेसिकली देखा जाए तो। ये तो फैक्टर प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट कंप्यूटर्स। हाँ, कंप्यूटर ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से हो गए? वैसे सही, तुम्हारे हिसाब से सही भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ह्यूमन को रिप्लेस कर रहा है, तो कंप्यूटर आगे भी बता रहे। सही है, सही है, खैर हो गया। कैपिटल, कैपिटल क्या है? दैट इज नॉट स्मॉल। इस्लामाबाद। सही है, बी। द फिजिकल टूल, मशीनरी एंड बिल्डिंग यूज इन प्रोडक्शन। सही है। एंटरप्रेन्योर क्या है? The creation of business ideas and willing to accept risk. ये बंदा क्या होता है? बिजनेस आइडियाज लेकर आता है और एक्सेप्ट भी, रिस्क भी एक्सेप्ट कर रहा होता है। 17. Which factor of production involves decision making and risk taking requires start business? सही है, डी, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है who are the stakeholders in a business? सी। सही है। अच्छा, व्हाट इज द पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स यूज्ड फॉर? खत्म ही नहीं हो रहा यार। 119 का है। व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ इंटरनल स्टेक होल्डर्स? आंसर इज बी। इनमें से कौन सा स्टेक होल्डर एक्सटर्नल है? सप्लायर। ठीक है। बिजनेस को क्या नीड पड़ी है कि वो इंटरेस्ट बैलेंस करे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का? क्या जरूरत पड़े बताओ? ए वाले में क्या कर रहा है? सिर्फ वो शेयर होल्डर को देख रहा है। बी वाले में सिर्फ गवर्नमेंट को देख रहा है। सी वाले में सिर्फ कस्टमर को देख रहा है। डी पॉइंट में क्या कर रहा है? उनको पता है कि हर स्टेक होल्डर का अपना इंटरेस्ट है। कंपनी क्या करती है? ट्रेड ऑफ करती है। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है? नेगोशिएट करती है, बैलेंस करने की कोशिश करती है। कभी किसी को खुश करेगी, कभी किसी को खुश करेगी, क्योंकि आप हर बंदे को खुश नहीं रख सकते। आप सिर्फ एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हो ताकि सब स्टेक होल्डर को प्लीज कर सको, खुश रख सको। तो ये कंपनी कोशिश कर रही होती है, क्योंकि आप सबको खुश रखेंगे तो कल को सब आपको खुश रखेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए। सही है। अब चैप्टर नंबर 1 में कोई मसला रहेगा? सही है, ब्रेक ले लें? मैसेज आया।
वो बात है तो 106 का रिपीट कर दे। सोचिए से 106, अरे 106 से नहीं, 106 का रिपीट कर दे। 106 क्या कह रहा है? व्हाट इज, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट गोल्स इंक्लूड इंट्रिंसिकली मोटिवेटिंग वर्क? इंट्रिंसिकली का मतलब होता है इंटरनल, मोटिवेटिंग वर्क का मतलब ये है कि गोल्स के अंदर हम क्या करते हैं कि ऐसा टास्क रख देते हैं जो कि बंदे को मोटिवेट करे। तो मोटिवेट कैसे करेगा? मोटिवेट ऐसे करेगा कि अगर तुम ये काम कर ले तो तुम्हें ये रिवॉर्ड मिलेगा, अगर तुम ये काम कर ले तो तुम्हें ये रिवॉर्ड मिलेगा, अगर तुम लेट्स सपोज ये 4 काम कर दो तो तुम्हें ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, उनको बता देते हैं कि भाई अगर लेट्स सपोज पूरा पूरा आपके पास ये टास्क मौजूद होते हैं, अगर लेट्स सपोज आप इसमें 60 टास्क करते हो आपको इतना फायदा होगा, अगर 4 टास्क करते हो 10 टास्क करते हो तो मल्टीपल करोगे। तो इसमें ये हो जाता है कि आपके जो टास्क होते हैं वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटिंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो गोल्स अचीव करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए इसका आंसर था ए, टू इंश्योर दैट एम्प्लॉइज आर रिवॉर्डेड फॉर देयर वर्क। अगर आप एम्प्लॉय को रिवॉर्ड करोगे तो एम्प्लॉय अपने काम में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ा देगा। तो इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज पूरे कर लिए। आई होप अब एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 1 में कोई मसला नहीं हो। अभी 1 बज रहा है, तो क्या 1 घंटे का ब्रेक ले लें? यस सर। बताओ, तुम लोग को तो वैसे भी 4 बजे तो फ्री हो ना तुम लोग, फिर उसके बाद कौन सी वर्कशॉप है? उसके बाद नहीं है सर। हाँ BWCS अभी अभी आज आज अच्छा BWCS है।